अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वाक़या मेरी बेहतरीन दोस्त बीना की ज़िंदगी से मुतल्लिक है, मगर इससे पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम कशमाला उर्फ़ कशमी है। एक खाती पीती मोअज़्ज़ज़ फ़ैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। चंद बरस पहले मम्मी की डेथ के बाद मेरा ख़ानदान टूट-फूट गया था। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो नई बीवी के हो रहे। पापा की सर्द मैरी से मेरा छोटा भाई अली दिल बर्दाश्ता हो गया। इसने लंदन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और चला गया। मेरी सौतेली वालदा का ताल्लुक़ किसी और शहर से था, वहीं इनका भरा मेका था। वो पापा से अपने आबाई शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर शिफ्ट होने के लिए इसरार करने लगी और इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तो मनवा ली, लेकिन पापा मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होने पर रजामंद ना कर पाए। जहाँ मैं मौजूद थी, शहर में मेरी वालदा दफन थी। यहाँ की हवाओं से मुझे इनकी खुशबू आती थी। इस घर में इनकी यादें बिखरी पड़ी थी। मैं भला ये सब कैसे छोड़कर जा सकती थी। मैं इस लग्जरी अपार्टमेंट में तनहा रहने लगी। ये इन दिनों की बात है जब मैं मिसिस जब्बार के बुटीक में बतौर डिज़ाइनर मुलाजमा थी। ये बुटीक मेरे अपार्टमेंट से करीब था, इसी बिना पर मैंने बुटीक में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी, वरना पापा की जानिब से हर माह इतनी रकम मेरे अकाउंट में आ जाती थी जिससे मैं इत्मीनान से गुजारा कर सकती थी। चूँकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में मैं 4 साल डिप्लोमा ले रखा था, इसी जहन में ये बात थी कि काम करने से काम में निखार आ जाएगा और फिर घर में अकेले रहकर बोरियत से बच जाऊंगी। बुटीक में एक और डिज़ाइनर लड़की भी थी, बीना। खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखने वाली 4 बड़े भाइयों की इकलौती लाडली बहन बीना। शहजाद, शौख, चंचल, लाअलबाली, मगर ज़ेन, हर फन मौला। मेरी कोलीग कम दोस्त ज़्यादा थी बीना। हम दोनों ने एक ही जगह से डिप्लोमा लिया था। डिप्लोमा हासिल करने के बाद वो फैसलाबाद मुंतकिल हो गई, जहाँ इसके चचा की टेक्सटाइल मिल थी। वहाँ वो 3 पीस सूट की टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करती थी। अरबा फैब्रिक, अरबा लॉन। इसका डिज़ाइन करने का अंदाज़ बड़ा दिलकश और जदीद था। इसके डिज़ाइन का करदा हर प्रिंट का मैं जोड़ा बनाती थी। वो अपनी मतवा मजाजी की बदौलत चचा की फैक्ट्री से भाग गई और मुझे जॉब करते देखकर इसने भी झट से अपनी खिदमात मिसेस जब्बार को पेश कर दी। एक तजर्बा कार टेक्सटाइल डिज़ाइनर की तो अशद ज़रूरत थी, लिहाजा फ़ौरन जॉब मिल गई। बीना की घर का फासला बुटीक से बहुत ही ज़्यादा था। शाम में अक्सर व बेशतर वो मेरे अपार्टमेंट में आ जाया करती थी और फिर एक दिन मेरे यहाँ क़याम करके अपने घर चली जाती, क्योंकि इस जैसी गैर मुस्तकिल मिजाज लड़की के लिए कतई मुश्किल बात नहीं थी कि वो रोज़ाना घर से बुटीक तक 1 घंटा या 1.5 घंटे की ड्राइव करके आए। और फिर बीना के घर वाले भी मेरे पस मंज़र से बखूबी वाक़फ़ थे, इसलिए इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे थे जब बीना ने गड़बड़ शुरू की और जिसके नतीजे में इसे अपनी जान से गुजरना पड़ा। इतवार वाले दिन मैं अपनी निगरानी में मुलाजमा से सफाई करवाया करती थी। इस इतवार को सुबह भी मैं अपनी मुलाजमा के साथ मसरूफ़ थी। कॉल बेल बजी। जाकर देखा तो बीना टूथपेस्ट का इश्तिहार बनी खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। जब वो अंदर आई तो मैंने देखा वो एक बड़ा सा बैग खींचती हुई अंदर ला रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। मेरा सामान है, मैं तुम्हारे यहाँ शिफ्ट होने आ रही हूँ। मेरे घर वाले एक शादी में शिरकत करने इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेरा जाने का मूड नहीं था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। ये तो बहुत मज़े की बात है यार। मैंने खुशी का इजहार किया, लेकिन शाम को जब हम टेरेस पर बैठे चाय पी रहे थे तो वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, सुनो कश्मी, मेरी यहाँ शिफ्ट होने की वजह एक और भी है, और वो तुम जानती हो। मुझे पुरस्कार अलूम या जादू कह लो, सीखने का कितना शौक़ है। समझो कि वो शौक़ अब पूरा होने लगा है। मुझे मेरा मतलूबा बंदा मिल गया है जो कि मुझे जादू सिखाएगा, और अपने घर में तो मैं ये कर नहीं सकती थी। मम्मा पापा बड़े सख्त मिजाज रखते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पास मुंतकिल हो जाऊँ। बिना तुम टिक कर कोई अच्छा सा काम करो। ये किन चक्करों में पड़ गई हो? और मुझे तो इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं। व्हाट द हेल, मैंने नाक चढ़ाकर कहा तो वो मुस्कुरा उठी और बोली, तुमको यकीन नहीं, मुझे है। बस तुम मुझे अब नसीहतें करने की कोशिश मत करना। तुम जानती हो कि जो मैंने करना है वो मैं करके रहती हूँ। मुझे कोई मेरे इरादे से हटा नहीं सकता। बीना ने अपना सामान लाउंज के एक कोने वाले कमरे में सेट कर लिया। इसके सामान में अजीब अजीब सी चीज़ें थीं, मसलन लालटेन, पत्थर की मूर्ति, धुनी देने के लिए बर्तन, जानवरों के मुजस्मे, स्याह लिबास और मोटे मोटे मोतियों की माला। शाम के बाद इसने अपनी तैयारी मुकम्मल की, यानी कंधे से टखनों तक स्याह लिबादे में वो मलबूस हो गई, गले में माला डाली और कहीं चली गई। वो रोज़ाना रात 8-1 बजे घर से निकलती और फिर 11 बजे लौटती। इसका कहना था कि वो अपने उस्ताद के पास जाती है। एक दिन मैंने भी इसके साथ जाने पर इसरार किया तो वो मुझे अपने हमरा ले गई। जगमगाती सड़कों को छोड़कर वो गाड़ी को एक कम आबादी वाले इलाके में ले आई। ये इलाका गरीब तबके की नुमाइंदगी कर रहा था। बीना ने एक शिकस्ता से 2 मंजिला मकान के साए के नीचे
गाड़ी पार्क कर ली और मुझे लिए इस मकान में दाखिल हो गई। कमरा काफ़ी कुशादा था, गालिबन ये नशिस्त गाह था, क्योंकि बड़ी तरतीब से 3-4 सोफ़े रखे हुए थे। कमरे की एक जानिब एक बुत रखा हुआ था, इसके सामने अगरबत्तियाँ जल रही थीं। ये तो किसी हिंदू का घर मालूम होता है, मैंने बीना से कहा। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, मेरे उस्ताद सुनील हैं और वो हिंदू हैं। क्या तुम हिंदू के पास आती हो? यानी कि हाँ, तो और गया। बीना का इत्मीनान काबिल दीद था। बीना, मैंने सुना है हिंदू हिंदू काला जादू करते हैं क्योंकि वो शैतानों की पूजा करते हैं, वो शैतान ने उन्हें सिखाया होता है। यानी तुम शैतान की पूजा करने लगी हो? क्या बकवास कर रही हो कश्मी? बीना बरहम हो गई और तो गुस्से से बोली, दुनिया में हर किस्म का इलम है, जादू सीखना भी एक इलम है। ये अलग बात है कि हमारे क़दामत परस्त मुआशरे में इसे तंग नज़री से देखा जाता है और बुरा समझा जाता है, बल्कि जबकि ऐसी कोई बात नहीं। बीना, ये हराम है और हमारा मज़हब ऐसा करने से मना करता है। मैंने समझाने की कोशिश की। हराम तब होगा ना जब मैं इस इलम के ज़रिए किसी को बिलावजह नुकसान पहुँचाऊँ या तकलीफ़ दूँगी। अच्छा, अब खामोशी से यहीं बैठी रहना, मैं अविनाश जी के पास जा रही हूँ। मैं चुपचाप बैठी रही बीना के वापस आने तक। खिलाफ तवक्का बीना बहुत जल्द लौट आई। इसने अपने हाथ में एक मोटी सी और पुरानी सी किताब पकड़ रखी थी। चलो लक्ष्मी, आज अविनाश जी नहीं मिले, वापस चलते हैं। अब शायद दोबारा आना भी ना हो। मैं समझी कि शायद इसके दिमाग में मेरी बात आ गई है। मैं खुश हुई, मगर ये खुशी इस वक्त का कफूर हो गई जब वो मज़ीद शिद्दत से इसे अपने मामलात में मसरूफ़ अमल हो गई। इसने हिंदू आलम अविनाश के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक दिन इसने अजीब से अंदाज में मुझसे काले बकरे का एक प्याला खून तलब किया। मारे दहशत के मैं बौखला उठी। घबरा कर बीना का चेहरा देखा कि कहीं इसका दिमागी तवाज़ुन तो नहीं ख़राब हो गया, मगर इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। जदीद तालीम याफ्ता मॉडर्न ज़माने की लड़की और ये मुतालबा। मुझे गुस्सा आ गया, मेरा दिमाग सनसना उठा। मैं सख्ते के आलम में खड़ी थी कि अचानक मैं इस पर बरस पड़ी। बीना, ये क्या वाहियातपन है? तुम क्या करना चाहती हो? रिलैक्स लक्ष्मी, मैंने तो कोई ऐसी भयानक और नाकाबिले हसूल चीज़ का तो नहीं कह दिया जो तुम इतना हैरान हो रही। देखो, बंदोबस्त मैं खुद भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ये इजाज़त दूंगी। लेकिन मैं एक अमल में मसरूफ़ हूँ, बाहर नहीं जा सकती। मैंने बीना को इनकार कर दिया। जवाबन इसने धमकी दी, वो बसूरत दीगर मुझसे दोस्ती का नाता हमेशा के लिए तोड़ देगी। मैं बेबस होगी। बीना की ब्लैकमेलिंग के आगे इस मेरी एक ना चल सकी, जिसकी बदौलत मैं अब एक हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। अगर वही मुझसे रूठ की तो मैं क्या करूँगी? ना चाहते हुए भी मुझे इसका कहना मानना पड़ा। मोहल्ले की एक कसाई से मैंने बात की, इससे काला बकरा ख़रीद कर ज़िबा करवाया और मतलूबा मकदार में खून हासिल किया। कसाई की मशकूक निगाहें मुझे देखती रहीं। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर मेरी सर्द महरी और ज़्यादा मतलूबा रकम और फिर गोश्त की भी तलब नहीं, सारे का सारा बकरा कसाई ने ले लिया। बहरहाल बीना अपना मुतालबा पूरा करवा कर खुश हो उठी। इस बात को कई दिन गुजर गए कि एक दिन मैंने यूं ही बीना के कमरे में झांक कर देखा तो मुझे कमरे की दीवारों पर स्याही माइल सुर्ख लकीरों से जा बजा इंसानी खोपड़ियाँ बनी नजर आईं। तो वो डिज़ाइनर, इसलिए इसने स्केचेस इंतहाई शानदार बनाए थी भी वो डिज़ाइनर, लेकिन वो खून से बने हुए थे। मैं मज़ीद ठहर न सकी, पलट कर आई। दिल चाह रहा था बीना को इन सारे कामों से रोक दूँ, लेकिन मैं जानती थी कि वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो ज़िद की बहुत पक्की थी, बल्कि उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने होंठ सी लिए और इसके मामूलाते ज़िंदगी देखती रही। एक दिन वो कहने लगी, मुझे इंसानी खोपड़ी की ज़रूरत है। मैं सहम गई, फिर सोचने लगी कि इसे तो समझाना फजूल है, इसलिए चुप रहना बेहतर है। चल, मैं नहीं लेकर आऊँगी। इसने गाड़ी खाली खाली निगाहों से इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक मैंने अपना इरादा बदल लिया और मैंने कहा, चलो चल कर लेकर आते हैं। इसने गाड़ी की चाबियां उठाते हुए इत्मीनान से कहा, गोया वो किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ख़रीदने की बात कर रही हो। मैं मजबूरन इसके साथ चल पड़ी। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ रही थी। फिर इसने आबादी से दूर एक सुनसान वीरान सड़क पर गाड़ी डाल दी। ज़रा थोड़ी देर बाद गाड़ी रोक दी। मेरे बाएं जानिब एक कब्रिस्तान था। बीना ने बहुत इत्मीनान से दाखिली दरवाज़ा तलाश कर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई अंदर दाखिल हो गई। क्या बात है बीबी? गेट के करीब बने क्वार्टर के सामने बिछी चारपाई पर बैठा एक स्याह रो शख्स उठकर हमारी सिमत आ गया। मैं ठहर गई, मगर बीना आगे बढ़ती चली गई। क्या काम है आपको? इसने दोबारा पूछा। गालिबन वो कब्रिस्तान के इंतज़ामी अमूर का निगरान था। वो हम फातिहा पढ़ने आए हैं। बुकलाहट में मुझे कुछ ना सूझे तो मैंने यही कह डाला। इतने में बीना लौट आई और इसने स्याह फाम शख्स पर बरहम होने लगी। बेवकूफ़ आदमी, क्या बकवास करने लगे हो? मैं तुमसे बात करके तो गई थी। स्याह रू आदमी सटपटा गया।
और बीना की हदायत पर वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वो एक गैर शिकस्ता और गैर पुख्ता कब्र खोद रहा था। हम दोनों इसके सामने खड़ी थी। कब्रिस्तान का सन्नाटा हौलनाक था। दिल हौल रहा था। खौफ की वजह से मैं जैसे जम सी गई थी। कब्रिस्तान के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ मुहिब शक्ल इख्तियार कर चुके थे। अंधेरा अब फैलने लगा था। कब्रिस्तान की हौलनाकी, हर तरफ गुप अंधेरा, झिंगरों की उठती आवाज़ें, एक छोटी लालटेन की नाकाफ़ी रोशनी जो कि अंधेरे पर मुसल्लत होने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरा दिल बेकाबू होकर सीने से निकलने को बेकरार था, कांटों जैसे बदन में से खून ना हो। गोरगन की तजर्बाकारी काम आ रही थी और वो निडर होकर अपने काम में मसरूफ़ था। कब्र खुलने पर अंदर एक इंसानी ढांचा लेटा नजर आया। मुझसे देखा ना कि मैं पीठ मोड़कर खड़ी रही। बीना अपनी मतलूबा चीज़ लेकर लौट आई। वो बेहद खुश थी। कहने लगी, जानती हो मैं ऐसा मंत्र सीख रही हूँ जिसकी बदौलत मुझे लोगों के दिमाग और जज्बात पर छा जाने की सलाहियत हासिल हो जाएगी और मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। मैंने दिल में सोचा कि बीना, तू इतनी हसीन और दिलरुबा है कि तेरा हुस्न ही काफ़ी है अगर किसी को तुमने अपना असीर बनाना है तो फिर ऐसा क्यों। लेकिन वो अपने हाल में मस्त थी और इसके घर वाले बेखबर। एक दिन मैंने इसके कमरे में झांका तो कपकपा कर रह गई। अजीब बदहैबत ड्रोनी तस्वीरें इसने दीवारों पर आवेज़ा कर रखी थी। तपाई पर खोपड़ी रखी हुई थी। शीशे की बोतल में बकरे का खुश्क खून दिखाई दे रहा था और बीना खुद किसी शय का धुआं किए कुछ पढ़े जा रही थी। सच तो ये था कि मैं खौफजदा होकर सख्त दिल बर्दाश्ता हो रही थी। जी चाहता था कि इसे अपने कम घर से निकाल दूं, लेकिन दोस्ती का ख्याल आड़े आ रहा था और मैं सब्र करने पर मजबूर हो रही थी। 2 दिन बाद का जिक्र है। रात 3 बजे अली की कॉल लंदन से आने वाली थी। मैं 2:45 बजे अपने बेडरूम से निकलकर लॉन्ज में फ़ोन के करीब सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। खौफ ने मुझ पर अपना तसल्लुत जमा रखा था। बैठने के फ़ौरन बाद मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। अजीब सी सरांड बदबू का एहसास हो रहा था। फ़िज़ा में धुआं धुआं उठ रहा था। मैं बेचैन होकर उठ खड़ी हुई सोचा कि बीना से मालूम करूं कि ये क्या माजरा। इससे पहले कि मैं कदम बढ़ाती, खौफ और दहशत से अपनी जगह मुंजमद होकर रह गई। एक बगैर सर का ढांचा फ़िज़ा में तैरता हुआ बीना के कमरे में दाखिल हो रहा था। इसके दाखिल होते ही एक तेज़ चिंगार सुनाई दी। मलाउन लड़की, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, मेरी क्या ताकत थी। अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था मैं। कई 100 साल ज़िंदगी का सफ़र तय किया। अब थका तो आराम करने के लिए खुद को कब्र में सुला लिया। लेकिन बदबख्त लड़की, तूने इस कमज़ोर लम्हे का फ़ायदा उठा लिया। जिस वक्त कब्र खोद रही थी इसी वक्त मेरी रूह कब्र में मौजूद नहीं थी, वरना तेरा और कब्र खोदने वाले का वो हाल करता कि इबरत का निशान बन जाते। इस लम्हा मैं तो अपनी खोपड़ी धड़ से अलग कर लेता। तुझे ये बहुत महंगा पड़ेगा। तू अपनी जान से जाएगी। तू मेरा दिमाग अपने काबू में करके ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। बहुत धमकियाँ सुन ली मैंने। ये बीना की गरजदार आवाज़ थी। वो कह रही थी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तेरी कमज़ोरियाँ मेरे पास हैं और तू बड़ा बेबस है। लिहाजा अब अपने तमाम साहिराना उलूम मेरे जहन में मुंतकिल कर दे कि इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी बात ना मानकर तुझे अजियत भुगतना पड़ेगी। इसके बाद अचानक गहरी हौलनाकी खामोशी छा गई। मैं तेवरा कर गिरी और बेहोश हो गई। होश बीना की आवाज़ सुनकर आया। वो मेरे सरहाने बैठी कह रही थी, कश्मीर, मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ इससे पीछे नहीं हट सकती। मैंने एक बड़े जादूगर की रूह को अपने कब्ज़े में कर लिया है। अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। प्लीज़ तुम ज़रा सा ताउन मज़ीद कर लो। मुझे यकीन है कि मेरी मेहनत रंग ले आएगी। वो मुतमईन थी, उठकर चली गई। अली सुबह जब कि वो सो रही थी, मैंने इसके नाम पर एक पर्चा लिखा और जल्दी जल्दी मैं अपना बैग तैयार किया और दूसरे शहर पापा के पास जाने की तैयारी करने लगी। मुझे अपना घर शैतान का घर लगने लगा था। इस घर को ना छोड़कर मैं अकेली रह रही थी। आज यही घर मेरी अजीज़ तरीन दोस्त ने शैतानियत की भीड़ चढ़ा दिया था। मेरा दम घुट रहा था। पापा के पास पहुंचकर मैंने अपने सौतेले भाई बहनों की मासूम शरारतों में गुम होगी तो थोड़ा जी बहला। वहशत अंगेज़ ख्यालात से छुटकारा मिला तो बीना से नफ़रत भी महसूस होने लगी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद अचानक बीना की वालदा का फ़ोन आया। बीना दुनिया से चल बसी है। कशमाला बेटा, इसका आखिरी दीदार करना है तो आज। मैं फ़ौरन चली आई। बीना की वालदा से मिली। इनके मुताबिक 13 दिन पहले बीना घर वापस आ गई थी और खिलाफ़े मामूल बेहद मसरूर दिखाई दे रही थी। आदत के मुताबिक वो कमरे में ही महदूद रही। एक रात वो कॉफ़ी बनाने किचन में गई। इसे खबर न थी कि गैस में लाइन लीक हो रही है। जैसे ही लाइटर जलाया, आग ने इसे फ़ौरन अपनी लपेट में ले लिया और वो बाकी ना रह सकी। मैंने बीना का मुर्दा चेहरा देखा तो चांद परी चेहरा जलकर स्याह खाकस्तर हो चुका था। मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये कोई और मामला है। गैस का लीकेज तो सिर्फ एक बहाना है। लेकिन मुझे बीना की
मौत का कोई दुख नहीं था। मेरे ख्याल में इसका मर जाना ही बेहतर था। वो पूरी तरह खुद को शैतानी चक्रों में फंसा चुकी थी और एक ख़तरा साबित हो सकती थी। ताहम मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि बीना की मौत का असल सबब क्या है। बिल आखिर इस रात से पर्दा उठ गया। बीना के मोबाइल फ़ोन में एक हिंदुस्तानी अविनाश का नंबर मौजूद था। मैंने फ़ोन पर राब्ता कायम करके इसे बीना की मौत से आगाह किया तो वो जवाबन बोला, मैं इसके अंजाम से वाकिफ़ था, जबकि मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। ये ठीक है कि मैं काला इल्म जानता हूँ, लेकिन मैंने जो जोड़ तोड़ की आगाही भी हासिल की है वो अपने बचाव की तदबीर से ना आशना थी, लेकिन इस लड़की के अज़ाइम कुछ और ही थे। मैं तफसीलात जानने के लिए बेचैन थी, लिहाजा वक्त लेकर इसके पास पहुँच गई। अविनाश हुलिये से काफ़ी माकूल शख्स दिखाई देता था। इसने मुझे जो तफसील बताई वो ये थी, मैं अपना इल्म किसी को सिखाता नहीं, लेकिन आपकी दोस्त बीना ने बहुत इसरार किया, मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं अपना इल्म को थोड़ा सा हिस्सा इसके हवाले कर दूं, लेकिन सिखा ज़रूर दें। मैंने आमादगी ज़ाहिर की तो वो रोज़ मेरे पास आने लगी। इसने काला जादू सीखने के लिए तमाम असूल अपनाए, काली देवी की पुजारन बन गई। एक माह गुजर गया। एक दिन इसके आने के वक्त मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। इसने मेरी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरे घर में बने मंदिर से वो किताब चुरा ली जो हमारे आबाओ अजदाद संभाले चले आ रहे थे। ये किताब मुख्तलिफ़ काले इल्म से मुतल्लिक़ थी। मुझे किताब की चोरी का इल्म ना हो सका। फिर इसने मेरे पास आना तर्क कर दिया और किताब के मंत्रों का चाप करने लगी, जिस से इसके अंदर चंद शक्तियाँ आ गई थी जो कि बड़े जादूगरों को हासिल होती हैं। लेकिन इसने बस न किया और बड़े बड़े जादूगरों की रूहें कैद कर करके इनसे उलूम का ज़ख़ीरा जमा करती रही। पर जाने क्यों वो ऐसा कर रही थी। जब वो इस कदर शक्तियाँ हासिल कर चुकी तो इसे मोहतात भी रहना चाहिए था। बेशुमार रूहें इसकी ताबेदार थीं। इन रूहों की ताबेदारी इस कदर कायम रहती है कि हर माह 14वीं की चांद की रोशनी में एक मखसूस चाप करना होता है। वो पाबंदी से ये चाप करती थी, मगर इस दिन भूल गई क्योंकि इसका भतीजा कुछ बीमार था। वो इसे अपने मंत्रों की चमत्कार से ठीक करना चाहती थी। इस मसरूफियत के दौरान वो भूल गई और इसी तरह 14वीं चांद की रात गुजर गई। और जब दिन भी गुजर गया तो इसकी ग़ुलाम रूहें आज़ाद होगी और इस पर यलगार कर दी और शोलों से इसे जला डाला। मौत की वजह बज़ाहिर गैस की लीकेज बनी। सारी कहानी सुनकर मैं दुखी और गमज़दा हो गई। एक अच्छी सहेली से हाथ धोने का दुख मुझे था और लाख ज़ब्त के बावजूद मेरी आंखों से आंसू निकल कर गालों पर ढिलक पड़े। कुछ देर बाद अविनाश की आवाज़ सुनाई दी। किताब की चोरी मालूम हो जाने के बाद मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ज़िद की पक्की थी, ना मानी। अविनाश के आखिरी जुमले से इत्तफाक करते हुए मैं वहाँ से चली आई। इतनी प्यारी दोस्त से कि इबरतनाक मौत पर मुझे अफसोस था। काश वो गलत चक्रों में न पड़ती और हमेशा की तरह खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार लेती। भला किसी चीज़ की क्या कमी थी इसे? दुनिया की हर नेमत तो हासिल थी इसे, लेकिन बाकी जब इंसान के दिमाग में किसी चीज़ का भूत सवार हो जाता तो वो अपना काम पाए तकमील तक पहुँचा कर ही रहता है, चाहे इसका जानी नुकसान हो। काश कि हर इंसान अगर अपने जहन में अच्छे काम करने का भूत सवार कर ले तो तब कितना अच्छा हो। दोस्तों, कैसी लगी आप सब लोगों को मेरी कहानी? अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।